इस बार बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन था, गॉस लॉ से ही रिलेटेड था। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 18 है, उसी पे पूछा गया था कि कोई प्लेट है, मेटालिक प्लेट, या कोई भी किसी भी नॉन मेटालिक भी है, नॉन कंडक्टिंग भी है, तब भी इसके सेंटर से, अगर इसका साइड लेंथ a है, अगर इसका साइड a है, तो इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर a/2 डिस्टेंस पर सेंटर से जस्ट इसके एबव प्लेट ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल, और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है Q। तो इस प्लेट के थ्रू फ्लक्स बताइए। अब अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस सिर्फ प्लेट के थ्रू, ओपन सरफेस है, तो जानते हैं कि जाहिर सी बात है यहाँ इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो हम E.ds से बहुत सिंपली फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, इस तरीके से इस फेस को लेके, इस स्क्वायर को लेके हम एक क्यूब फॉर्म करेंगे। इस स्क्वायर को लेके एक ऐसा क्यूब फॉर्म करो जिसके कि 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस क्या हो, इसी के डायमेंशन के हो। कहने का मतलब सबका जो साइड लेंथ हो a हो, मतलब उस क्यूब का एज लेंथ क्या हो जाएगा a। तब ये जो चार्ज है जो कि a/2 डिस्टेंस पर है, वो उस क्यूब के क्या होगा, सेंटर पर होगा। तो इस तरीके से हम a साइड लेंथ का या a एज लेंथ का एक क्यूब फॉर्म कर देंगे। और इस क्यूब के सेंटर पर क्या रखा रहेगा, क्यूब, है कि नहीं। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर ये है, जैसा कि गिवन है। अब इस क्यूब को ही हम क्या मान लेंगे, गॉसियन सरफेस। तो पूछा ये जाता है कि इस फेस से, इस एक फेस से फ्लक्स बताइए। आराम से आप गॉस लॉ अप्लाई करके आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ये चूंकि क्लोज सरफेस है, हमने क्लोज बनाया है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई की वैल्यू वो कितनी होगी, Q इनक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज कितना होगा, Q के बराबर, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना है, Q पहले ही बता चुके हैं कि Q चार्ज है। तो नेट फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब में कितने फेसेस हैं, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 फेसेस हैं। इन 6 फेस के लिए पोजीशन ऑफ चार्ज Q क्या है, सिमेट्रिकल। तो सबके लिए फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो हर एक फेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो इसका 1/6 होगा, क्योंकि सब सारे फेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सरफेस, ये तो क्यूब के लिए हो गया, लेकिन एक प्लेट के लिए कितना होगा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, या वन फेस करने, वन सरफेस करिए, किसी एक फेस के लिए क्या होगा, 1/6 ऑफ Q अपान एप्सिलॉन नॉट।
हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया, यही पूछा था उसने। ये कहा था कि अगर साइड लेंथ हम 2a कर दें, मतलब इसका साइज क्या कर दें, इस जो क्यूब फॉर्म कर रहे हैं 2a कर दें और तब सेंटर से a डिस्टेंस पर रखें इस क्यू चार्ज को, तो क्या फ्लक्स में कोई अंतर आएगा? तो नहीं। और फ्लक्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है? क्यू पर। और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब भी होगा फ्लक्स, और एक फेज से कितना होगा 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस स्टेप में उसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया था। वो कुछ और भी दिया था, तो वैल्यू दे दिया था, शायद कैलकुलेट करना था कि चार्ज की वैल्यू इतनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कुछ बुक में जैसे एज इसके कार्नर से ए डिस्टेंस पर, जब भी देखिए सेंटर से पूछेगा तो एज लेंथ का जो साइड लेंथ होगी इस स्क्वायर की, उसके आधे डिस्टेंस पर रखा जाएगा, जस्ट एबव द सेंटर ऑफ फेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे रखा जाएगा। अगर कार्नर से पूछेगा तो कार्नर से a डिस्टेंस पे रखा जाएगा। वो कैसे डील करेंगे उसको देखते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया है, उसमें साइड लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ ले लेंगे और क्या करेंगे, एक क्यूब फॉर्म कर देंगे, होगा यही रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि वो साइड लेंथ पर डिपेंड तो है नहीं। आपको क्या करना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट करें तो ये पूछा जाता है कि कार्नर से इसी प्लेट के कार्नर से एक कार्नर से ए डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि ये कार्नर है, इससे ए डिस्टेंस पर जितनी साइड लेंथ है इसकी, उतनी ही डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है, जस्ट इसके एबव कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रखा गया। जरा समझिए। अब क्या कहा गया कि अगर इसको मैं स्क्वायर समझूं तो इस स्क्वायर के इस कार्नर से इसके साइड के लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर रखा गया है। अब करो क्या, ऐसा करना है, ऐसा कंस्ट्रक्ट बनाना है कि ये चार्ज क्या आ जाए, उस क्लोज सरफेस के सेंटर में आ जाए। अब बनाना आपको क्या है, क्यूब ही। ठीक है, ताकि वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो। तो इस केस में अगर इस कार्नर से ए डिस्टेंस पर होगा ये, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो अगर 4 हम यहां पर प्लेट कनेक्ट करते हैं, 4 प्लेट ऐसे ही इसके साथ ज्वाइन कर दें, इस तरीके से मैं रफली बना रहा हूं, इस तरीके से। तो जरा देखो, जो पहला वाला केस था वही हो गया कि नहीं। इसकी लेंथ ए 2a हो गई, ये लेंथ क्या हो गई 2a, ये भी लेंथ a हो गई, तो ये टोटल क्या हो गई 2a। अब ये 2a इस लेंथ का या साइड लेंथ का एक स्क्वायर हो गया, जिसके सेंटर से a डिस्टेंस पर एक चार्ज q है कि नहीं। तो अब क्या होगा, अब वही क्वेश्चन हो गया जो कि पिछला क्वेश्चन था। अब 2a लेंथ साइड एज लेंथ का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्यूब फॉर्म कर देना पड़ेगा, जिसके कि सेंटर पर क्यू चार्ज होगा। तो उस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब, फिर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, वही क्यूब बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब के जो कि 2a साइड लेंथ का है, इसके एक फेस से कितना होगा, 1 फेस इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, वही चीज। ठीक, इसके बाद एक फेस पर कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 4 है,
4 स्क्वायर आ रहे हैं, तो अब इसका 1/4 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू वन प्लेट कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 1/6 इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा 1/24 क्यू बाउंड अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। बस ये फ्लक्स हो गया। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है। अब ये सेंटर से पूछ चुका है तो कहीं कार्नर से पूछ दे, हो सकता है कि इस बार कह दे कि कार्नर से डिस्टेंस पे रखा गया है फ्लक्स बताइए। तो हमें तैयार रहना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, आया है इस साल। अब कुछ क्वेश्चंस जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा तो बता ही दिया हूँ पिछले वीडियो में। अब उस टाइप के क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ हाउ टू सॉल्व। कुछ को सॉल्व भी कर दूंगा। आप लोग उसके हेल्प से इस बुक के एनसीईआरटी के कम से कम सारे क्वेश्चंस लगाइए, तो बाद में भी बोर्ड से रिलेटेड हमें समय मिलेगा तो क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। तो कोई भी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस होगा, उसमें जो चार्ज बाउंड है उस पर डिपेंड करेगा, क्यू बाउंड अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस हम बढ़ा भी दें तो फ्लक्स में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द क्लोज सरफेस, इवन इट इज spherical or even it is of any shape. If the size of the Gaussian surface changes, then there will be no effect on the flux through the surface। शेप ना चेंज हो, साइज चेंज हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो मैं सिलेक्ट किया हूं वो है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस। ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q, ऐसे फिगर बना दिया है जिगजैग। ये एक क्लोज सरफेस बना दिया और इसमें दे दिया है चार्ज। मैं फिगर के थ्रू समझा दे रहा हूँ। +2q चार्ज दिया है यहाँ पर, -q चार्ज दिया है यहाँ पर, और बाहर दिया है +3q चार्ज। कह रहा है कि 2 चार्जेस +2q -2q आर इनक्लोज विद इन द सरफेस S। ये सरफेस S है। What is the electric flux due to this configuration through the surface S? कह रहा है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S। तो जरा देखिए, जो इनक्लोज चार्ज है उसी पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट। और इनक्लोज Q इनक्लोज्ड क्या है, जो सरफेस के अंदर है, वो क्या होगा +2q और -q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +q। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, q अपान एप्सिलॉन नॉट, सिंपली, और कुछ नहीं। ये चार्ज +3q कंसिडरेबल नहीं होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider 2 hollow concentric spheres S1 and S2 enclosing charge 2q and 4q। अब देखिए, इसका भी फिगर बनाना पड़ेगा।
दो स्फीयर दिया है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। चलिए ये बना लिया दो स्फीयर, S1 एंड S2। ये है S1, ये है S2। कह रहा है कि 2Q और 4Q चार्ज इनके साथ जैसा फिगर में दिखाया गया है इनक्लोज्ड है। तो 2Q चार्ज यहाँ पे लिखा है और 4Q चार्ज बाहर लिखा है। ये सिचुएशन। अब पूछ क्या रहा है देखते हैं। पूछ ये रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताइए। सिंपल है, इसके थ्रू फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो चार्ज बाउंड कितना है 2Q। तो फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल्स टू क्या होगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एयर ही इसमें कोई मीडियम चेंज नहीं किया है। फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स थ्रू S2 मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें दिया है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा है कि फ्लक्स फाइंड कीजिए। S2 के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो चार्ज है वो इस बड़े वाले स्फीयर में भी आएगा, इनसाइड है, और ये भी चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंजेस if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ एयर नहीं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का कोई मीडियम फिल कर दिया गया। अब इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो अब न्यू फ्लक्स थ्रू द S1, ये सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूँ, क्या होगा। तो अब Q बाउंड तो उतना ही होगा, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो मीडियम चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। उस फील्ड की उस जो भी मीडियम दिया है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्सप्रेशन में कंसीडर करना पड़ेगा। हम एप्सिलॉन नॉट की जगह उस मीडियम की परमिटिविटी को यूज करेंगे। मैं कल भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। मतलब क्या एक्सप्रेशन होगा उसका डिडक्शन करना है। मतलब आपको ये बताना है कि ये चूंकि एप्सिलॉन K के टर्म में जो परमिटिविटी होगी उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K होगी, तो Q नॉट अपॉन Q बाउंड अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K। तो मतलब यही एक्सप्रेशन लिखना है आपको और एक्सप्लेन करना। अब दूसरे तरह के क्वेश्चंस हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो वो डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर से, गॉस लॉ से रिलेटेड। जैसे गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इस टाइप के कई क्वेश्चंस दिए हैं। एक तो मैं कराया था ही, स्टेट द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, अ क्यूब विथ साइड each side A is kept in an electric field given by E equals to Cx I cap as shown in the figure, where C is a positive dimensional constant. Find out। अब देखिए दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड Cx I cap, इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 दिया है यहीं पर, तो आप समझ गए होंगे। ये लग जाएगा तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। अच्छा चलते हैं, उसको भी डिस्कस करूँ। एक बार तो कर ही चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है ये 8 अंक का क्वेश्चन पेपर के ही ये क्वेश्चंस हैं। अ क्यूब विद ईच साइड ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इक्वल्स टू Cx I कैप।
सी एक्स आई कैप। समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस के एलान। आई कैप दिया है, जे कैप, के कैप गायब है, इसका मतलब उनकी वैल्यू क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज जीरो, दैट्स वाई द कंपोनेंट along x and y axis are absent in expression of electric field। इससे आप इतना समझ गए। अब फिगर एक दिया है, वही जो मैं बनाया था कल भी। देखिए फिगर में क्या दिया है, एक क्यूब दिया है, क्यूब ही बना लेते हैं। क्यूब दिया है, इसकी साइड लेंथ दिया है कि a है, साइड लेंथ a है क्यूब का, और यहां पर इस साइड के अलोंग ये x एक्सिस दिखा दिया है। ये है, और यहां पर फिर y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये है x, ये y, ये z। कह रहा है कि x इक्वल्स टू a पर इसका ये वाला फेस है, ये वाला फेस, ये a पोजीशन पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अब ये फ्लक्स पूछेगा, हाँ ये पूछ रहा है पहला द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और दूसरा पूछ रहा है द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करके चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम है फ्लक्स कैलकुलेट करना। साइड लेंथ इसका ए दिया है। अब जरा देखो, एज लेंथ ए दिया है तो ये तो ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, और यहाँ पर कोई भी डीएस आप लेते हो तो वो आउटसाइड होगा इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी डीएस के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो जाहिर सी बात है कि, और एक बात और कि इस पूरे सरफेस पर x इक्वल्स टू ए पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो सिंपली हम इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर दे एरिया से और निगेटिव साइन दे दे, क्योंकि ये 180 डिग्री पर होंगे। तो सिंपली E इंटू एरिया ऑफ दिस फेस कर दें और उसको निगेटिव साइन दे दें, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस निकल जाएगा। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ ds कोई भी हम लेंगे तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ds और E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री के, तो फ्लक्स जीरो। सिमिलरली इस सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो। उसी तरीके से जो साइड वाइज हैं, ये वाला फेस है, इसके थ्रू जो ds होगा वो बोर्ड के अंदर उस साइड होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के एलांग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के भी एलांग, तो जो आमने सामने के हमारे फेसेस हैं इनके थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो ये हमें लिखना पड़ेगा कि इनके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, ऊपर नीचे के जो सरफेस हैं और दाएं बाएं के जो सरफेस हैं इनके थ्रू फ्लक्स, बस जिन दो फेसेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उनके थ्रू फ्लक्स होगा। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करें इस वाले सरफेस के थ्रू, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लो कि इसको हमने S1 सरफेस कर दिया, इसको S2, तो E एट S1 क्या हो जाएगा, E एट S1 इक्वल टू, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो C टाइम्स X का पोजीशन क्या है, A
इतनी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और सिंपली इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल टू ES1 इंटू एरिया ऑफ S1 दैट इज ए स्क्वायर, किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो इसके थ्रू फ्लक्स आप बाय प्रोसीजर भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर कोई ds हमने लिया तो d फाई कितना होगा, d फाई इक्वल टू, मान लीजिए कि ये आई कैप के एलान है, तो ES1 वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, चूंकि हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो ES1 वेक्टर डॉट क्या होगा, ds वेक्टर। तो जाहिर सी बात है कि ES1 इंटू ds इंटू cos 180 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ES1 ds इंटू -1, तो माइनस ES1 इंटू ds हो जाएगा। तो फाई S1 क्या हो जाएगा, फाई S1 इक्वल्स टू माइनस ES1 इंटीग्रल ds। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इस ds का, मतलब इस सरफेस का एरिया होगा, ds ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ द सरफेस S1। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए। तो ES1 की वैल्यू आप पुट कर दो, तो CA इंटू ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, CA3, सॉरी ये माइनस साइड छूट गया, तो माइनस CA3। उसी तरीके से इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ES2 कितना हो जाएगा, ES2 हो जाएगा। अब यहाँ का पोजीशन क्या है, 2A है, तो पुट कर दो उसमें 2A, कितना हो जाएगा, C इंटू 2A आई के वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो इसी तरीके से तो फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, फाई S2 अगर लिखना है तो यहाँ अगर ds हम लेंगे कोई, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलान होगा 0 डिग्री पे, आकाश 0 1 होता है, तो सिंपली इसके एरिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दे तो फ्लक्स आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, C इंटू 2A इंटू उसका एरिया क्या होगा, उसका भी एरिया ए स्क्वायर होगा, तो कितना आ जाएगा, 2A क्यूब 2C इंटू ए क्यूब। तो नेट फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब कितना हो जाएगा, फाई नेट इक्वल टू, अब बाकी सारे सरफेसेस से तो 0 है, तो माइनस एक CA क्यूब आया, एक आया प्लस 2CA क्यूब, तो कितना हो जाएगा, CA क्यूब, यही हो जाएगा, यही फ्लक्स हो जाएगा थ्रू द होल क्यूब। उसके बाद पूछ रहा है कि चार्ज इनक्लोज कितना होगा, तो चार्ज इनक्लोज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, गॉस लॉ। पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स तुमने कितना कैलकुलेट किया, तो CA क्यूब कितना कैलकुलेट हुआ, तो फ्लक्स नेट फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, आपने नेट फ्लक्स कितना कैलकुलेट किया, CA क्यूब, तो यहाँ से Q इनक्लोज निकल जाएगा, Q इनक्लोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स CA क्यूब, यही आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो देखो स्मार्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़े वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता हो, कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, कहाँ 0 होगा, बस उसके बाद कुछ है नहीं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। अभी इस पर क्यूब की जगह सिलेंडर दे देगा, इस क्यूब के इस फेस को उठा के यहाँ ओरिजिन पे रख दिया है, अलग अलग साल में ऐसे इसमें चेंजेस किए हैं, बस और कुछ नहीं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक तो लगवाया ही, क्वेश्चन नंबर 18 जैसा, अब कुछ जैसे 14 है तो वो काइनेमेटिक्स पे है, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, तो अब उसके हिसाब से आप आंसर इसमें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सपोज द स्फीयर ए बी इन एक्सरसाइज 1.12, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में दिया है, इसमें ये बॉल दिया है, तो ये मैंने बताया था कि अगर टच करके हटाते हैं, मान लो कोई कंडक्टिंग बॉल है, उनको टच करा के और फिर हटा लिया जाता है, तो अगर ऐसा करते हो
तो अगर वो सिमिलर हैं, सेम साइज की हैं, तो जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यू चार्ज होगा तो Q/2 और Q/2 चार्ज हो जाएगा, सेम नेचर का, और वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये याद रखना। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट दिया है कि have identical sizes, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second। अब मान लीजिए कि वो ए बी जो है स्फीयर्स, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। टू इंसुलेटिंग चार्ज कापर स्फीयर्स हैं, ए एंड बी हैव देयर सेंटर separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is, दोनों पर चार्ज क्या है, इक्वल, और कितने के बराबर है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। देखिए, जब दोनों पर चार्ज इक्वल है तो एक से जब थर्ड चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज है, मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ जनरल, मैं चार्ज की वैल्यू नहीं लिखूंगा, मैं क्यू चार्ज ले रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कि दोनों स्फीयर हैं। अब इस बात को मैं समझा भी दूंगा, अगला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो क्यों ऐसा होता है, ये लॉजिकली आप समझ जाएंगे। ये ए बी दो स्फीयर्स हैं, इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है। एक तीसरा स्फीयर सेम शेप का, सबका रेडियस क्या है, आर। साइज यहाँ चेंज नहीं करूंगा, साइज चेंज करूंगा तो नहीं समझ में आएगा, मतलब हम नहीं बता पाएंगे कितना चार्ज होगा। अभी जब पोटेंशियल बता देंगे तब हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसको अगर संपर्क में लाएंगे तो हमने कहा कि इस पर क्यू है, इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर टच में आएगा ना तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज दोनों पर। तो जैसे ही ए से इस सी को टच कराएंगे तो अब क्या हो जाएगा, ए पर हो जाएगा Q/2 ए पर, और सी पर क्या हो जाएगा, सी पर भी हो गया Q/2, टच करेगा। अब कहा जा रहा है कि फिर इस सी को बी से टच कराया जा रहा है। इसको अगर टच कराएंगे तो टोटल चार्ज का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल चार्ज क्या हो गया, Q + Q/2, दोनों का चार्ज Q + Q/2, ये क्या हो जाएगा 3Q/2। अब इनका आधा आधा चार्ज इन दोनों पर हो जाएगा, तो इस पर सी पर कितना हो जाएगा, सी स्फीयर पर हो जाएगा 3Q/4, और इस पर भी क्या हो जाएगा 3Q/4, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिसाइड करेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें हैं एनसीईआरटी में आप लगाएंगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप फ़ोन कर सकते हैं हमको, व्हाट्सएप पर आप डाल दें क्वेश्चन कि ये डिस्कस कीजिए, या मल्टीपल क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन नंबर कहाँ किस सोर्स से, मेनली एनसीईआरटी से अगर आप लोग लगा लें तो बहुत है। बाकी एडिशनल जितने भी टाइपिकल क्वेश्चन हैं मैंने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के आप लगाओ, उसमें फिर से दिक्कत हो फिर पूछो। तो अब मैं अब आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल की वीडियो में बनाऊंगा। कैपेसिटर और पोटेंशियल का जो चैप्टर है नेक्स्ट, सेकंड चैप्टर। तो आज इस वीडियो में इतना ही।